गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जोहार झारखंड। दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर CNT एक्ट। आप सभी फेमिलियर होंगे, दैट इज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग 21 इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे from this very topic, that is CNT Act. Friends, this is a golden time that you prepare well, because you have now the lot of the time to prepare it in a well manner. So go to the YouTube channel, that is Excellency GS and Current Affairs, and subscribe it, because you have a lot of the things there, and trust on us, because आप अच्छे से तैयारी करेंगे सारे theoretical part as well as इस practice session को, देन डेफिनेटली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग से छूट सके। ठीक है, प्रोवाइडेड आप तैयारी ऑनेस्ट तरीके से करें, आप एग्जाम के प्रति हमेशा सीरियस रहें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर द टुडे सेशन। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, पहला क्वेश्चन है, द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 came into force on. Okay, ये सिंपल क्वेश्चन है। दैट ऑप्शन ए 29th October 1908, बी 11th November 1908, सी 25th September 1908 एंड डी 13th November 1908। फ्रेंड्स, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट भी आप तैयार करेंगे। ओके बेटे, ट्राई टू गिव द आंसर्स। ओके, मेक योर प्रिपरेशन अप टू डेट। So what should be the answer? Option is option B, that is 11th October 1908. Now next question है, that who made the important contribution in the framing of the CNT Act 1908? Option A, Father John Baptist Hoffman, B, Father George Baptist Hoffman, C, Father Patrick Hoffman, and D, none of the above. क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चारों पर्सनालिटी में से CNT एक्ट के फ्रेमिंग में सिग्निफिकेंट रोल किन्होंने प्ले किया था, इंपॉर्टेंट रोल। फादर जॉन बैप्टिस्ट, जॉर्ज बैप्टिस्ट, पैट्रिक हॉफमैन, या इनमें से कोई नहीं। ट्राई टू गिव द आंसर। इसका सही आंसर है द फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। ओके, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके दोस्तों, दिस इज ए प्रैक्टिस सेशन, तो हम लोग बहुत माइन्यूट डिटेल में नहीं बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस से लॉट ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट यू विजिट आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हम लोग को वेरी सुन वी विल गोइंग टू अपलोड ए कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ऑन दिस टॉपिक और अदर टॉपिक्स, सो विजिट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The CNT Act 1908 extends to, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CNT एक्ट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए, नॉर्थ छोटानागपुर एंड साउथ, ये बेसिकली छोटानागपुर, ठीक है, नॉर्थ छोटानागपुर एंड साउथ छोटानागपुर, कोल्हान डिवीजन एंड पलामू डिवीजन। ओके, एंड ऑप्शन डी इज ऑल दी अबव। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑप्शन सही है। सो दोस्तों, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जैसे दो एक्ट है हमारे पास, CNT और SPT। ठीक है, सो SPT एज इट नेम सजेस्ट, ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, तो संथाल परगना रीजन पे ये एप्लीकेबल होगा, एंड रेस्ट पार्ट में कौन सा एप्लीकेबल है, दैट इज जो छोटा नागपुर टेनेंसी है। तो यदि संथाल परगना ऑप्शन में होगा तो आप एलिमिनेट कर दोगे, अदरवाइज इसको देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, एकदम सही। कोल्हान डिवीजन सही, पलामू डिवीजन सही, ऑल दी अबव, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CNT एक्ट 1908 इज, जो CNT एक्ट 1908 है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, तो ऑप्शन ए है, टू रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल्स, टू कंसोलिडेट certain enactments relating to law of landlord and tenant, and no option is correct, and D, both A and B are correct. Okay,
क्वेश्चंस को समझेंगे और ऑप्शंस को भी समझेंगे। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि टू रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड्स टू नॉन ट्राइबल, ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है। सेकंड, कंसोलिडेट सर्टेन इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए बी एंड करेक्ट। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि बेसिकली 1908 के पहले देयर आर नंबर ऑफ द लॉज रिलेटिंग टू लैंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लॉज, इसीलिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए कंसोलिडेट करके एक अम्ब्रेला लॉ लाया गया, दैट इज काइंड ऑफ द CNT एक्ट। ओके, सो ऑप्शन ए बी बोथ आर करेक्ट, सो your right answer is option D. Next question is the Chotanagpur Tenancy Act, that is in short CNT Act 1908, was listed in which schedule of the Constitution of India? ये important है, ओके, इसको ध्यान में रखेंगे आप कि जो CNT Act है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है। ओके, शेड्यूल 5, ऑप्शन बी शेड्यूल 9, ऑप्शन सी शेड्यूल 7 and option D schedule 6. okay, try to give the answer, इसका आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं? देयर आर टोटल नंबर ऑफ 12 शेड्यूल। उसमें आप लोग को पता होगा कि जो 9th शेड्यूल है, बेसिकली लैंड रिलेटेड लॉज जितने भी हैं ये सारे 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यो CNT एक्ट ये भी कौन से शेड्यूल में होगा? 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट होता है उसमें रिपील करना, उसको फिर से हटाना, ये किसके जुरिस्डिक्शन में आता है? ये पार्लियामेंट, ये ध्यान रखेंगे। तो पार्लियामेंट ही उसको हटा सकता है वहां से। सो 9th शेड्यूल में हमारा CNT एक्ट 1908 है। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडर द CNT एक्ट 1908 द ट्राइबल्स, SC, OBCs may transfer their lands to the members of their community, but the permission of which government officer is required? पूछ रहा है कि जो CNT एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या है, कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के लैंड्स होंगे वो शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफर होगा, OBC के जो लैंड्स होंगे वो OBC के लोगों में ही ट्रांसफर होगा, ST का जो लैंड है वो सिर्फ ST के लोगों में ही ट्रांसफर होगा। तो मतलब सेम कम्युनिटीज के लोगों में ट्रांसफर होगा। ये जो पूरा प्रोसेस है कौन से गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट ऑफिसर के परमिशन से होता है? ऑप्शन ए असिस्टेंट कमिश्नर, ऑप्शन बी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ऑप्शन सी डिप्टी कमिश्नर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, SPT एक्ट और CNT एक्ट इन दोनों में से एक सारे सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। सोच कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट आप गेस करेंगे DC, ओके, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डिप्टी कमिश्नर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ CNT एक्ट 1908 द क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स इज प्रोवाइडेड? ओके, सेक्शन 5, B सेक्शन 6, C सेक्शन 7 एंड सेक्शन 4। पूछ रहा है कि CNT एक्ट के कौन से सेक्शन में टर्म्स, ये जो टेनेंट है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, बहुत सारे टाइप्स के टेनेंट्स है, तो इसमें से पूछ रहा है कि किस सेक्शन में टेनेंट का क्लासिफिकेशन दिया गया है। सो योर राइट आंसर इज सेक्शन 4। ये आप याद रखेंगे, सेक्शन 4 में टेनेंट्स के क्लासिफिकेशंस हैं। क्लियर? सिमिलरली द टर्म रैयत that is defined under which section of CNT Act 1908? जो रैयत टर्म है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 5, B सेक्शन 6, C सेक्शन 3 एंड D सेक्शन 4। बताइए इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें टर्म रैयत को डिफाइन किया गया है? ओके, ये आप सबको जानना है। सो योर करेक्ट आंसर इज इन दिस केस इज द सेक्शन 6। तो ये जो सेक्शंस हैं आप लोग लिस्ट भी बनाते जाएंगे अपने किसी रजिस्टर में कि कौन से सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्लाउजेस दिए गए। ओके, लाइक सेक्शन 6 फॉर व्हाट, दैट इज ये रैयत से रिलेटेड टर्म है। अभी हम लोगों ने अर्लियर क्वेश्चन में देखा क्या कि जो सेक्शन 4 है वो किससे रिलेटेड है?
क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह से छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, ये हेल्प करेगा आपको। ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ टेनेंट इज ए टेन्योर होल्डर और ए रैयत, द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन। ओके, पूछ रहा है कि कोई भी टेनेंट वो टेन्योर होल्डर है या रैयत है, तो टेक इस प्रोसेस में किसका कंसीडर करता है, किसके किसके कंसीडर को मानता है। नंबर 1 द लोकल कस्टम, नंबर 2 द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टेनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड, सी नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है द पर्पस फॉर विच द राइट ऑफ टेनेंसी वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड। ठीक है, कि जो टेनेंसी का राइट एक्चुअली में ओरिजिनली में जिस लिए दिया गया था, उसी के बेसिस पे ये जो भी टेनेंट वो टेन्योर होल्डर होगा कि रैयत होगा। ठीक है, उसका बेसिस क्या होगा, पर्पस, जिसको ओरिजिनल पर्पस के लिए जो दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, Rayat primarily means a person who has acquired a right to hold land for the purpose of cultivating it। ठीक है, कि जो रैयत टर्म है इसका प्राइमरीली मीनिंग क्या होता है कि राइट टू होल्ड द लैंड, कोई लैंड का होल्डिंग राइट्स है फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग, मतलब कल्टिवेटिंग के लिए, खेती करने के लिए। तो किसके किसके द्वारा, बाय हिमसेल्फ, सिर्फ वो खेती करे, बाय मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली मेंबर्स लोग मिलके, बाय हायर्ड सर्वेंट्स, कोई सर्वेंट रख के, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, समझ में आया कि जो रैयत्स है उनको ऑक्यूपेंसी राइट दिया गया है, उनको होल्डिंग राइट्स दिया गया है, किस लिए, खेती करने के लिए। तो वो खेती कौन कौन कर सकता है, ठीक है, ए बी सी डी या सभी। सो या लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। ठीक है, हिमसेल्फ, फैमिली मेंबर्स या किसी और सर्वेंट्स के द्वारा करा सकता है। तो ऑप्शन डी इज योर द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से अकॉर्डिंग टू द सीएनटी एक्ट 1908 ए टेन्योर होल्डर इज ए पर्सन। जो टेन्योर होल्डर है वो, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लाइक ऑप्शन ए होल्ड्स द राइट टू होल्ड अ लैंड फॉर कलेक्टिंग द रेंट्स कलेक्ट करने के लिए, होल्ड द राइट टू होल्ड अ लैंड फॉर ब्रिंगिंग इट अंडर कल्टिवेशन के लिए, नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो टेन्योर होल्डर्स है, ये होल्ड द लैंड फॉर कलेक्टिंग द रेंट्स, रेंट कलेक्ट करने के लिए, ही होल्ड द लैंड फॉर ब्रिंगिंग इट अंडर कल्टिवेशन, खेती करने के लिए। तो ये भी दोनों ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज और आर करेक्ट अबाउट मुंडारी खुट कटीदार्स। तो मुंडारी खुट कटीदार्स हैं, उनके लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन ए दे आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द लैंड अमंग मुंडास। ठीक है, जो मुंडास में वो ओरिजिनल सेटलर्स थे। दूसरा, दे बिलोंग टू वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ टेनेंट्स अंडर द सीएनटी एक्ट 1908। वो एक टेनेंट का कैटेगरी में आते हैं मुंडारी खुट कटीदार्स। पहला ऑप्शन क्या है कि वो ओरिजिनल सेटलर्स थे। दूसरा, सीएनटी एक्ट के टेनेंट के क्लासिफिकेशन में एक आते हैं। सी बोलता है नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बिकॉज ए इट इज करेक्ट बिकॉज दे आर ओरिजिनल सेटलर्स। बी ये भी करेक्ट है क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स में आप पढ़ेंगे कि मुंडारी खुट कटीदार्स भी एक टाइप ऑफ टेनेंट्स हैं। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज ए मांझी अंडर द सीएनटी एक्ट 1908। सीएनटी एक्ट में जो मांझी टर्म्स है वो किसके लिए यूज किया गया है। नंबर 1 विलेज प्रिस्ट, नहीं, ये आपको पता है, आपको विलेज प्रिस्ट नहीं होगा। विलेज हेडमैन,
ये यस, आउटसाइडर नो, नन ऑफ द अबव, ये तो होगा ही नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विलेज हेडमैन। अगला क्वेश्चन है, टू बिकम ए सेटल्ड रैयत अंडर द CNT एक्ट 1908, ए पर्सन शुड होल्ड ए लैंड एज रैयत फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बोल रहा है कि अंडर द CNT एक्ट 1908 कोई भी रैयत को सेटल्ड रैयत बनना है तो कोई भी पर्सन किसी लैंड का होल्डिंग एज ए रैयत कितने सालों तक उसे रखना पड़ेगा? ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 8 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 ईयर्स और ऑप्शन डी 14 ईयर्स। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला बार एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि CNT एक्ट और SPT एक्ट में टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और आई अपील, ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक रजिस्टर बनाएं जिसमें छोटे छोटे टर्म्स को लिखें। तो पूछ रहा है कि यदि कोई पर्सन सेटल्ड रैयत बनना चाहता है तो उसको रैयत के टर्म्स में, रैयत के हिसाब से कितने सालों तक लैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी? 10 साल, 8 साल, 12 साल या 14 साल? बताइए। सो इसका सही आंसर है दैट इज द 12 ईयर्स। सो उसको एज ए रैयत 12 ईयर्स तक लैंड होल्डिंग रखनी पड़ेगी, देन ही कैन बिकम ए सेटल्ड रैयत। समझ में आया? सेटल्ड रैयत तभी बनेगा वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ऑक्यूपेंसी रैयत? अब रैयत का एक टाइप है ऑक्यूपेंसी रैयत। तभी देखा कि हमने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में, रैयत सेटल्ड रैयत भी होते हैं। सो ऑक्यूपेंसी रैयत के भी कुछ करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। नंबर 1, ऑक्यूपेंसी रैयत्स आर दोज रैयत्स हु हैव द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड हेल्ड बाय देम। बी, an occupancy rayat shall not be bound to pay rent for its holding. Option C, no option is correct, and option D, A and B is correct. आप लोग 15-20 सेकेंड सोचे कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है A, that is occupancy rayat are those rayats who have the right of occupancy in the land held by them. उनके पास जो लैंड पे कैसा राइट होगा? ऑक्यूपेंसी राइट्स होगा। ठीक है, और ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सो आंसर इज योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ द CNT एक्ट 1908 व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ईच। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन ये ट्रांसफर ऑफ लैंड को रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लैंड का ट्रांसफर जो वो रेस्ट्रिक्ट करता है, वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 43, सेक्शन 46, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 41। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा सेक्शन 46। सेक्शन 46 जो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि SC का लैंड SC में, ST का लैंड ST को, और OBC का लैंड सिर्फ OBC में ही ट्रांसफर हो सकता है। तो ये अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 46 में इस तरह के प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये आप VBI में रखेंगे इसको और इसको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ट्रांसफर हिज राइट्स इन हिज होल्डिंग ऑफ ए लैंड टू अनदर पर्सन ओनली इफ। बोल रहा है कि फिर से समझिए कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पर्सन है, ही में ट्रांसफर हिज राइट्स इन द होल्डिंग, जो उसके होल्डिंग राइट्स है किसी लैंड पे, वो अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है इफ, यदि द पर्सन बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, यदि कोई वो जो पर्सन होगा वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा। द पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ द सेम एरिया वेयर द लैंड इज सिचुएटेड, उस जहां पर लैंड जो जमीन है वो सिचुएटेड है, वो पर्सन उसी जगह का रेसिडेंट हो। सी, नो ऑप्शन इज करेक्ट, एंड डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ट्रांसफर का क्लाउज जब पढ़े होंगे तो इसमें यही है कि वो पर्सन सेम कम्युनिटी का होना चाहिए, सेकंड पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए जहां पर वो लैंड है। ठीक है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रांसफर वाला क्लाउज ऑफ द CNT एक्ट 1908, नो ट्रांसफर बाय ए रैयती allowed of his rights that in his land holding through mortgage or lease for a period exceeding। ठीक है,
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट आप समझ जाएंगे तो इसका आंसर बहुत ही छोटा है। क्या बोल रहा है कि एज पर सेक्शन 46 ऑफ द CNT एक्ट, नो ट्रांसफर बाय ए रैयती allowed of the right in his the land holding through mortgage or lease for period exceeding, कि जो ट्रांसफर ऑफ लैंड है वो मॉर्गेज और लीज के थ्रू जो ट्रांसफर किया जाता है वो कितने सालों से ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट इज नंबर 1 5 years, नंबर 2 7 years, 3 11 years एंड नंबर 4 12 years। ठीक है, ये फैक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मॉर्गेज और लीज में मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा हम लोग कितने पीरियड से ज्यादा वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या है करेक्ट आंसर, दैट इज योर 5 years। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग अलर्ट रहेंगे, पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रोविजन ऑफ द CNT एक्ट प्रोवाइड्स फॉर restrictions on sale of reyer's right under order of court। सो यदि पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में कोर्ट के ऑर्डर से जो रैयती राइट्स का ट्रांसफर है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब सेल ऑफ द रैयती राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर कोर्ट ऑर्डर, सेक्शन 43, सेक्शन 46, सेक्शन 47 एंड द सेक्शन 49। बताइए, ये सेक्शन 47 है। सो अंडर द कोर्ट ऑर्डर, याद रखेंगे कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू यदि सेल को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है तो वो सेक्शन 47 में दिया गया है। ओके, सेक्शन 46, सेक्शन 47, आप लोग इसका लिस्ट बनाते जाएंगे, ये हेल्प करेगा ना। अभी तक दोस्तों हम लोग 19 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आज के टोटल 21 MCQ सेशन का। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज और आर करेक्ट अबाउट भुइहारी टेन्योर। अब एक टाइप का टेन्योर होता है जैसे भुइहारी टेन्योर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ ऑप्शंस हैं, आपको सही चूज करना। दीज आर लैंड्स इन नॉन मुंडारी एरियाज, बोल रहा है कि भुइहारी टेन्योर या भुइहारी लैंड कहाँ होते हैं, जो नॉन मुंडारी एरियाज हैं वहाँ के लैंड्स को बोलते हैं। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन भुइहारी टेन्योर ट्रांसफर इज गिवन अंडर सेक्शन 48 ऑफ द CNT एक्ट। बोल रहा है कि जो भुइहारी टेन्योर का जो लैंड है वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस है इन ट्रांसफर, जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो वो सेक्शन 48 ऑफ CNT एक्ट में दिया गया है। ठीक है, सी नो ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो आपको बताना है कि भुइहारी टेन्योर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ये जैसे भुइहारी मतलब नॉन ट्राइबल, नॉन मुंडा वाले एरिया के लिए होते हैं, ये ट्रिक याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी भी सही है, तो ऑप्शन D is your the right answer in this case. Now let's discuss the last question and question of the day under section 49. Okay, section 49 of the CNT Act 1908, the transfer of occupancy holding or भुइहारी tenure is allowed for the following purpose। बोल रहा है कि जो ऑक्यूपेंसी होल्डिंग है और भुइहारी टेन्योर, अभी पढ़ा था भुइहारी टेन्योर, दैट इन दोनों में जो ट्रांसफर पॉसिबल है फॉर विच पर्पस। पहला इंडस्ट्रियल पर्पस, सेकंड माइनिंग पर्पस, थर्ड AB मतलब इंडस्ट्रियल प्लस माइनिंग, और D नॉन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, जो ट्रांसफर हो वो इंडस्ट्रियल और माइनिंग पर्पस के लिए पॉसिबल होता है, दिया जाता है। सो A and B both are correct, so option C is your the right answer। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग CNT एक्ट पढ़ें तो डिटेल में तो पढ़ना है ही, बट एडिशनली एक यहाँ पर ट्रायंगल रूल चलता है। जैसे सेक्शन 46 जो अभी देखा, सेक्शन 49, और एक इम्पॉर्टेंट है जो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि ये तीनों मिला के गोल्डन ट्रायंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों सेक्शन को बहुत ही अच्छे से आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर देयर एंड जनरली द क्वेश्चंस और पूरा CNT एक्ट इसी 3 प्रिंसिपल पे, 3 सेक्शन पे बेस्ड है, आप ध्यान से तैयार करेंगे। उसमें से 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 46, 49 के इंपॉर्टेंट क्लाउज और क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। सो फ्रेंड्स, द टुडेज सेशन आई होप इट विल बी फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। Subscribe our the channel, okay, and if you like the video then share with your friends as well,
And the second thing, that as an information note, that a comprehensive lecture series on this particular topic will upload in our the channel very soon. So subscribe it. It will update you that when the lectures would come. And so with this, now I am concluding our the today's session. I hope you must have enjoyed it. So have a good day. Take care. Goodbye.